नमस्कार। हमारे सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की जांच तेज, सुरक्षा बलों के हाथों ढेर हमलावर की हुई पहचान। पेंसिल्वेनिया की जनसभा में हुई गोलीबारी में घायल ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी, एक व्यक्ति की गई जान। जानलेवा हमले के बाद प्रचार अभियान जारी रखेंगे ट्रंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व नेताओं ने की घटना की कड़ी आलोचना। पीएम ने कहा, राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। यूपी भाजपा कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। कहा, भाजपा सरकार ने राज्य को बनाया माफिया मुक्त। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का किया जिक्र। राजनीतिक प्रस्ताव में राहुल गांधी को बताया गया हिंदू विरोधी। ओडिशा में 46 साल बाद खुला भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। 4 चरण में संपन्न हो रही है पूरी प्रक्रिया। रत्न भंडार में रखे बहुमूल्य खजाने का हो रहा आकलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का किया शुभारंभ। युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी हुए शामिल। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमेरिका से जुड़ी खबर के साथ। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले से सनसनी मच गई है। यह घटना उस समय हुई जब वो पेंसिल्वेनिया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ट्रंप नवंबर में होने जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। ट्रंप बटलर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी गोलीबारी का निशाना बनाए गए। गोली लगने से ट्रंप घायल हो गए और उनके कान से खून निकलता देखा गया। इसके तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद ट्रंप को छुट्टी दे दी गई। उधर हमलावर को भी मौके पर ही ढेर कर दिया गया। इस घटना में जनसभा में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग मामले की जांच एफबीआई कर रही है। इस मामले में एफबीआई ने कहा कि हमलावर की पहचान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के तौर पर की गई है। हमलावर पेंसिल्वेनिया के बेथेल पार्क का रहने वाला था। एफबीआई ने कहा कि इस मामले में जांच जारी है। इसके साथ ही एफबीआई ने लोगों से जांच में सहयोग देने का आग्रह भी किया और कहा है कि उनके पास कोई फोटो या वीडियो हो तो उसे ऑनलाइन साझा कर सकते हैं। जानलेवा हमले का सामना करने के बावजूद ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को जारी रखने का फैसला किया है। अस्पताल से छुट्टी के बाद ट्रंप का निजी जेट देर रात के नेवार्क लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अमेरिकी गुप्त सेवा एजेंटों और भारी हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए नजर आए। ट्रंप पास के बेडमिंस्टर, न्यू जर्सी में अपने निजी गोल्फ क्लब में रात बिताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले को लेकर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बहुत चिंतित हूं। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर में प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को बेहतर मंच प्रदान करना है। उन्होंने साथ ही कहा कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर पड़ी हुई सभी शक्तियों को बाहर निकालना, उसको एक प्लेटफॉर्म देना और उसको विकसित होने का मौका देना। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कला, भारतीय ज्ञान, ढेर सारे विषयों में अपनी रुचि के अनुसार काम करने का काम करेंगे। 2047 में भारत को महान बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपके लिए है। आप वो दिन देखोगे कि पूरी दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत महान होगा और इसकी नींव डालने का काम हमारी नई शिक्षा नीति करेगी। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज बनाए गए हैं, वो करेंगे। इधर ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना रत्न भंडार आज खोला गया। इससे पहले इसे 46 साल पहले 1978 में 14 जुलाई को ही खोला गया था। राज्य सरकार की गठित 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने रत्न भंडार की जांच और वहां रखे आभूषणों और कीमती सामान का लेखा जोखा करने के लिए खजाने को खोलने की सिफारिश की थी। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए मंदिर परिचालन कमेटी के सदस्यों के साथ रिजर्व बैंक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। रत्न भंडार की सभी चीजों का डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है। रत्न भंडार के खुलने की जानकारी देते हुए सीएमओ ओडिशा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जय जगन्नाथ, हे प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार ओडोनिया समुदाय ने आज अपनी अस्मिता पहचान के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। मंदिर के चारों दरवाजे सबसे पहले आपकी इच्छा से खोले गए थे। आज आपकी इच्छा के 46 वर्षों के बाद एक महान उद्देश्य के साथ रत्न खोला गया। दृढ़ विश्वास है कि यह महान कार्य सफल होगा। आपके आशीर्वाद से हर जाति, वर्ण, रंग और सबसे बढ़कर राजनीति मतभेदों को भुलाकर आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया में ओडिशा की एक नई पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ने की प्रार्थना करता हूं। जय जगन्नाथ। ओडिशा के पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले श्री मंदिर प्रशासन समिति के सदस्य माधव चंद्र महापात्र ने कहा कि रत्न भंडार की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गर्भगृह और आसपास 24 घंटे सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है। रत्न का आभूषण निकल रहा है अभी, इसी का भी त्रिस्तरीय सुविधा माने सुरक्षा व्यवस्था में हम सब जो हमारा जो भाई लोग है इसी को भी नियोजित करने का जिम्मेदारी हमारी ऊपर है। 24 आवर कैमरा, सर्विलांस कैमरा भी रहेगा और पुलिस का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट ये भी रहेगा। जो रत्न आभूषण बाहर निकल रहा है इसी को हम अंदर जाने तक सुरक्षा हमारी ऊपर है। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लद्दाख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान विकासात्मक प्रयासों में 3 गुना तेजी लाने के दृष्टिकोण के अनुरूप लद्दाख के लिए महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। टीएफसी कारगिल में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम यानी एनएमडीएफसी के लाभार्थी बातचीत के दौरान मंत्री रिजिजू ने लद्दाख के विकास के प्रति अपने व्यक्तिगत प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि लाभार्थियों के सुझाव और मांग पर ध्यान दिया जाएगा और अपनी अगली यात्रा के दौरान कारगिल के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करने की योजना है।
मंत्री रिजिजू ने कारगिल में एक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। कार्यक्रम के दौरान रिजिजू ने सिडको लद्दाख के महाप्रबंधक सफदर अली को NMDFC के तहत 10 करोड़ रुपए का स्वीकृति पत्र भी सौंपा। कलकत्ता हाईकोर्ट की सशर्त अनुमति के बाद शुवेंदु अधिकारी लोकसभा चुनाव के बाद में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में रविवार को राजभवन के सामने धरने पर बैठे। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता तापस रॉय, रुद्रनील घोष, असीम सरकार, कौस्ताब बागची और हिंसा पीड़ित मौजूद थे। पार्टी कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां, पोस्टर लिए हुए थे। धरने पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार की तस्वीरें प्रदर्शनकारियों के हाथों में थी। इस बीच शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, लोकसभा चुनाव में लगभग 50 लाख हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया और अब उपचुनाव में भी 2 लाख से अधिक हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया। उन्होंने कहा, इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत हिंदू लोग को वोट डालने दे दिया गया। लोकसभा में कम से कम 50 लाख, जो 4 बाई इलेक्शन हुआ उसमें 2 लाख से ज्यादा हिंदू लोग को वोट डालने नहीं दिया। मैं पोर्टल चालू कर रहा हूं, जो वोट डाल नहीं सका उसको नाम रजिस्ट्रेशन कीजिए, पूरा सीक्रेसी रहेगा। आई विल स्टार्ट लीगल बैटल ऑल्सो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर के रेवती रेंज में पौधारोपण किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज देश का हर व्यक्ति पेड़ लगाकर अपनी मां और धरती मां को प्रणाम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ जनता का जो आह्वान किया कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान को चलाया। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष लगाकर अपनी मां को और धरती माता को, दोनों को एक प्रकार से प्रणाम करने का काम करता है। इधर उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्य समिति ने राजनीतिक प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव में जन कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया गया। राजनीतिक प्रस्ताव में एक हाथ में संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदने का ऐलान किया गया। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले को पथ प्रदर्शक बनाकर पार्टी ने आगे बढ़ने की घोषणा की है। राजनीतिक प्रस्ताव में सपा और कांग्रेस पर हमला किया गया है। प्रस्ताव में राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया गया। साथ ही कहा गया कि अगर सत्ता में राहुल गांधी आते तो हिंदू बोलने पर भी प्रतिबंध लग जाता है। उत्तर प्रदेश भाजपा की एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। जेपी नड्डा ने बैठक से पहले वृक्षारोपण किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के शीर्ष नेता भी इस बैठक में पहुंचे। उत्तर प्रदेश भाजपा की एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य को हमने माफिया मुक्त बनाया है। उन्होंने साथ ही कहा, डबल इंजन सरकार के सार्थक प्रयासों के कारण 500 सालों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान हुए हैं। आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो,
दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमें जनता के बीच जाकर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे परिवारवादी लोग, जातिवादी लोग भ्रम में अफवाह फैलाकर प्रदेश की जनता को जातीय आंकड़ों में बदलने का प्रयास किया है। हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर युद्ध स्तर पर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना है। सर्व समाज को लेकर हमें आगे बढ़ना है। जो लोग समाज में कमजोर रहे हैं उन्हें अपने गले लगाना है, फिर से लोगों के बीच जाना है और सबको साथ लेकर चलकर राष्ट्र के विकास के पथ को लेकर आगे बढ़ना है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के हाथ संविधान के खून से रंगे हुए हैं। वे आज संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर संविधान बचाव के नारे देते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी 100 बार झूठ बोलकर खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार नकार रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से झूठ बोलने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान की हत्या की, जिसने 1975 में संविधान आपातकाल लगाकर संविधान को कुचलने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं को दबाने कुचलने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं का चीरहरण किया, वो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अब संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के, जिन लोगों के हाथ संविधान की हत्या के खून से रंगे हुए हैं, वो आज संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के संविधान बचाओ का नारा देते हैं, संविधान बचाओ की बातें करते हैं। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर ने झारखंड के रांची में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक के आखिरी दिन 2025 में आरएसएस के स्थापना के 100 साल पूरे होने के संदर्भ में हो रही तैयारियों का विवरण दिया। सुनील आंबेडकर ने जानकारी दी कि संघ शताब्दी वर्ष से पहले पंच परिवर्तन यानी 5 लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहा है। जब संघ के शताब्दी वर्ष जब प्रारंभ होगा तो हम लोगों ने जो पंच परिवर्तन की बातें कही है, 5 बातें जिसका मैंने उल्लेख भी किया था, तो ये सारे विषयों की तैयारी हम लोग अभी कर रहे हैं कि जैसे सामाजिक समरसता का विषय हो या पर्यावरण के संबंध में गतिविधि हो या कुटुंब परिवार प्रबोधन का विषय हो या स्व के आधार पर अपने जीवन को स्थापित करना हो या नागरिक कर्तव्यों की बात हो। तो इस दृष्टि से इन 1.5 वर्षों में लगातार संपर्क किया जा रहा है समाज के विभिन्न समाज संस्थाओं से, लोगों से, ताकि जब शताब्दी वर्ष आएगा तो हम इसको एक व्यापक तौर पर इन सारे कार्यक्रमों को अच्छे से समाज में लेके जा सके। इधर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्होंने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर नियुक्त किए जाने की सूचना दी है। इसके अलावा सांसद कोडिकुन्निल सुरेश को पार्टी का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है, जबकि सांसद मनिकम टैगोर और डॉक्टर MD जावेद को पार्टी का सचेतक नियुक्त किया गया है।
बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से रोजाना हजारों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। पिछले 15 दिन में लगभग 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। वहीं कश्मीर घाटी से आज 4,889 श्रद्धालुओं का जत्था यात्रा के लिए रवाना हुआ। आज सुबह बालटाल बेस कैंप से 78 वाहनों से 1,896 यात्री रवाना हुए। वहीं पहलगाम बेस कैंप से 105 वाहनों से 2,993 यात्री रवाना हुए। इस कड़ी में अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था आज पंथाचौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। इसी कड़ी में सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी है। ये यात्रा 52 दिन के बाद रक्षाबंधन के दिन यानी कि 29 अगस्त को पूरी होगी। अयोध्या में सरयू नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारी बलराम ने बताया कि नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे बना हुआ है। बता दें कि पिछले कई दिनों से बारिश के कारण सरयू नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। इस समय नदी रुक घट रही है। डेंजर लेवल से 23 सेंटीमीटर डाउन चल रही है इसमें नदी। ये कल से लगातार घटी रही है, कुछ न कुछ धीमी गति से। क्षेत्रीय बारिश भी नहीं, ऊपर में बारिश नहीं हो रहा है, यही से वजह है। नदी का जलस्तर डाउन होता जा रहा है, मौसम भी बारिश का दिख नहीं रहा है, इसलिए जलस्तर नीचे होता जा रहा है। देश भर में साइबर क्राइम की चर्चा जामताड़ा के बिना अधूरी है। झारखंड राज्य का जामताड़ा जिला इन दिनों सुर्खियों में है। झारखंड और बंगाल बॉर्डर पर बसा यह जिला पिछले कई सालों से साइबर फ्रॉड का हॉट स्पॉट बना हुआ है। किस तरह से साइबर अपराधी भोले भाले लोगों के साथ साइबर ठगी कर रहे हैं, देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की झारखंड के जामताड़ा से ये ग्राउंड रिपोर्ट। रांची से करीबन 200 किलोमीटर दूरी पर बसा जामताड़ा जिले को साइबर क्राइम के लिए जाना जाता है। बेहद कम पढ़े लिखे यहाँ के युवक मोबाइल के जरिए बॉलीवुड हस्तियों, नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स तक के बैंक खातों में सेंध लगा चुके हैं, जिसकी वजह से देश के 22 राज्यों की पुलिस को यहाँ दबिश देने आना पड़ा है। साइबर क्राइम के माफिया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब और अंडमान निकोबार तक के लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड के 308 गांव साइबर क्राइम के कामों में संलिप्त हैं। जामताड़ा में साइबर अपराध एक युवा में कोड़ की स्थिति बना दिया था, मगर जब से यहाँ साइबर थाना खुला है और डीएसपी रैंक के पदाधिकारी यहाँ जब से बैठने शुरू हुआ है, उनको हर तरह के साधन उपलब्ध कराया गया है। अभी नहीं के बराबर साइबर अपराध जामताड़ा में हो रहा है। प्रशासन के दबाव से और हमारे सामाजिक दबाव के कारण आप देख सकते हैं कि जामताड़ा जिला में बहुत ही कम मात्रा में अब इसका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। जो भी लड़के इसमें पूरी तरह से संलिप्त थे वो अभी कहीं न कहीं हमारे जेल के सलाखों के अंदर है या फिर जामताड़ा जिला छोड़कर बाहर बस चुके हैं। हालांकि झारखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा है, साइबर क्राइम की समस्या काफी दिनों से थी, लेकिन अब साइबर क्राइम के मामले कम आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई वर्षों से साइबर क्राइम के अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। झारखंड पुलिस जो है लगातार इसमें अपने जितने भी हमारे ऑफिसर से अनुसंधान करता है, उनको नई नई ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अब तो प्रतिबिंब वगैरह का जो प्रतिबिंब ऐप है, जो कि हम ही लोगों ने डेवलप किया है झारखंड पुलिस ने, उसका इस्तेमाल पूरे देश की पुलिस एजेंसीज कर रही हैं। उसमें पहले जो होता था कि कांड दर्ज होने के बाद कार्रवाई होती थी, अब उसमें कांड दर्ज होने के पहले ही कार्रवाई हो जाती है। और इसमें विगत वर्षों का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो बहुत सारी गिरफ्तारियां, रिकवरी और बहुत सारा पैसे का जो फ्लो है उसको रोका गया है। जामताड़ा गैंग की वजह से बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल और नई दिल्ली की पुलिस परेशान है। इन राज्यों में साइबर फ्रॉड के अधिकांश केसों की तार जामताड़ा से ही जुड़ी होती है। साइबर अपराध के मामले में राज्य के डीजीपी ने कहा है कि साइबर क्राइम को रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि साइबर अपराध के गढ़ माने जाने वाले जामताड़ा में साइबर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, रांची, झारखंड।
इधर झारखंड राज्य के संथाल परगना में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ एक बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की झारखंड के रांची से ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। घुसपैठ करके झारखंड में बसने वाले बांग्लादेशियों में से कई लोगों के पास तो दोनों देशों से जुड़े पहचान पत्र संबंधी कागजात हैं, जिससे वे आराम से बांग्लादेश और भारत आ जा सकते हैं। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस राज्य के आदिवासी भाई बहनों की जमीन और संसाधनों पर कब्जा जमाकर झारखंड को जिहाद खंड बनाना चाहते हैं। लोगों को वोटर बनाते गए और खास करके इस क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वोटर बनता है, आधार कार्ड में नाम जोड़ता है तो उसका एक निश्चित नियम बना हुआ है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा संथाल परगना में कोई भी बांग्लादेशी नहीं है। देश की जनता और संथाल परगना के लोगों को गुमराह कर रही है। डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब है कि संथाल परगना को अपमानित करना, यहाँ के लोगों को अपमानित करना और यहाँ जो हम लोग भाईचारगी के साथ रहते हैं उस पर ठेस पहुँचाना। इस बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वापस भेजने की योजना बनाए। वहीं स्थानीय लोगों ने भी मामले पर अपना पक्ष रखा। काफी चिंताजनक है। हमको तो लग रहा है जो पाकिस्तान बांग्लादेश बंटवारा जो हुआ और एक गलियारा की तैयारी थी, वो गलियारा आज तैयार। ये लोग रिश्ता बना लेता है, यहाँ के रिश्ता बनाने के बाद लोग वहीं से आधार कार्ड रिश्ते से बनता है। इन लोगों का चेन लगल है बांग्लादेश से। हम लोग का यहाँ लोकल का जीना कठिनाई हो जाती है और सरकार को इसमें बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। झारखंड राज्य के 5 जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदली है। पिछले 3 दशकों में बांग्लादेश से लाखों की तादाद में घुसपैठिए साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा जिलों के अलग अलग इलाकों में आकर बसे हैं। 2001 की जनगणना के मुताबिक संथाल परगना के पाकुड़ जिले में आदिवासियों की आबादी 46% थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 4% घटकर महज 42% रह गई। वहीं मुस्लिम आबादी 33% थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 3% बढ़कर 36% तक पहुंच गई है। बांग्लादेश बॉर्डर करीब होने के वजह से ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहां से पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड में दाखिल हुआ जा सकता है। बीजेपी ने कहा है कि झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ की वजह से राज्य की पूरी तरह से डेमोग्राफी बदल रही है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, रांची, झारखंड। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।